मोहब्बत का फैसला। मैं कैसे जाऊं? फरियाल ने परेशानी से कहा और आलिया की तरफ देखने लगी। क्या मतलब? कैसे? क्या अब तुम्हारे लिए हवेली में लिफ्ट लगवा दें? आलिया तंजिया बोली तो वहां बैठी सब लड़कियां हंसने लगे। फरियाल की आंखों में आंसू भर आए। ये सब इसकी अपनी थीं, चचाजाद फुफोजाद, लेकिन उनमें से किसी के दिल में इसके लिए मोहब्बत या इंसानियत का जज्बा तक ना था। फरियाल सबसे छूटी थी, दुबली पुतली सांवली मगर नहायत हुसैन। लेकिन यहाँ रहने वालों ने इसकी असल खूबसूरती को पुराने कपड़ों और तहकीर के पर्दे में छुपा दिया था। तन पर जो कपड़ा था वो भी ना जाने किसका उतारा हुआ। मगर आलिया आपी, मुझे डर लगता है। डर कैसा? तुम खुद किसी चुड़ैल से कम लगती हो, आलिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा तो कमरे में फिर से कह गूंज उठे। फरियाल के आंसू और तेज हो गए। आपने कहा था कि मुझे खेल में अपने साथ शामिल करेंगी। हाँ, कहा तो था, लेकिन तुम्हारी एक आदत है, जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती हो। अपनी माँ जैसी तो बनूं फरियाल। देखो किस तरह रात के अंधेरे में अपने शौहर के साथ भाग गई थी, और तुम हो के बाग से एक अमरूद तक तोड़ने का हौसला नहीं रखती। फरियाल मजीद सिसकने लगी। चुल्लू खैर छोड़ो, हमारे लिए चाय ही बना लाओ। कितने लोगों की? 1 मिनट गिनती करती हूँ, आलिया ने उंगलियां चलाईं। 1 2 3 7 कप चाय। ठीक है, फरियाल ने आंसू पोंछते हुए ताबेदारी से जवाब दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। इसका जी चाह रहा था कि जोर जोर से रोए। इस वसी और अरीज हवेली में इसके लिए कहीं भी जगह न थी। सब मगरूर और जालिम थे। किचन में चाय रखते हुए इसके चेहरे पर शदीद उदासी छा गई। वो चंद ही बार हवेली से बाहर निकली थी। गांव तक भी मुश्किल से गई थी। इसकी पूरी दुनिया हवेली की 4 दीवारी में ही कैद थी। इसे इस आलीशान हवेली से सख्त नफरत थी। अगर मौका मिलता तो वो यहाँ से इतना दूर निकल जाती कि कभी वापस न आती। लेकिन इसकी रसाई कहीं तक न थी। ईद पर 2 जूड़े और बस चंद ज़रूरत की चीज़ें मिलते, वरना आम दिनों में कोई इसे याद तक न करता। सब अपनी दुनिया में मसरूफ थे और फरियाल उन सब के लिए गैर अहम। चाय का ट्रे लेकर वो दोबारा इसी कमरे में पहुंची जहां सब लड़कियां हंसती खेलती बैठी थीं। छठी की रातें वो यूं ही मिल बैठ कर गुजारती थीं, खेल कहानियां और फिल्मों के साथ, जबकि फरियाल का सारा वक्त उनकी खिदमत में गुजरता। वो इसका मुसलसल मजाक उड़ाती, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत न थी कि पलट कर कुछ कह सके। बचपन में वो कोशिश करती तो इसे न सिर्फ उनकी मार बल्कि माँओं की मार भी सहनी पड़ती। चाय पेश करके इसने दिल ही दिल में दुआ की कि कोई इसे न पुकारे, वरना फिर मजाक उड़ाना शुरू कर देंगी। खुशकिस्मती से ऐसा ना हुआ। वो खामोशी से निकल आई। किचन से अपनी चाय का कप और बिस्कुट लिए वो अपनी पसंदीदा जगह पर चली गई, ऊपर की मंजिल की छत के कोने में, जहां से गांव की रोशनियां दिखाई देती थीं। यही उसकी वाहिद तफरी थी। वहीं बैठकर वो ख्वाब देखती और मंसूबे बनाती, जो हमेशा इसी हवेली से फरार के गिर्द घूमते थे। इस गांव के सामने ही एक दूसरा गांव था, सालार गोठ, जहां सालारी कबीले का राज था। गांव का नया सरदार सालार ज़ारोन अभी पिछले माह ही अपने वालिद की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुआ था। दराज कद, मजबूत जिस्म, सांवली रंगत मगर बेहद पुरकशिश चेहरा। इक़्तिदार में आते ही इसने सबसे पहले अपनी ज़मीनों के कागजात निकलवाने का हुक्म दिया था, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ख़ानदान खान के कब्ज़े में था। इस वक्त वो अपने डेरे पर बैठा सामने मौजूद गांव के मुअम्मर अफराद की राय सुन रहा था। शाम ढल चुकी थी मगर मामला तवील होता जा रहा था। अहमद ने बारहा सुलह सफाई से बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर खान हवेली वालों ने खातिर खा जवाब देना तो दूर की बात, कोई तवज्जो ही ना दी। अब इसने तय कर लिया था कि हक बातों से नहीं बल्कि ताकत के जोर पर छीना जाएगा। इसी सुबह इसने पैगाम भेज दिया था, अगर जमीन के मामले पर बातचीत ना की गई तो मैं नहर का पानी बंद कर दूंगा और तुम्हारी आमद और रफ्त भी रोक दूंगा। साथ ही इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि खान हवेली के अतराफ पहरा दें, ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत की खबर इसे बरवक्त मिल सके। फजर के बाद ही फरियाल किचन का रुख करती। हवेली के अक्सर अफराद को इसके हाथ के पराठे खाने की आदत पड़ चुकी थी। हर रोज़ सुबह नाश्ता वक्त पर तैयार होना ज़रूरी था। वो आटा गूंथती, अंडे फेंकती और सब कुछ तरतीब देती। किचन की तरफ जा ही रही थी कि सामने से रफ़ीक नजर आया। कैसी हो? इसने शौक भरी निगाहों से पूछा। रफ़ीक मुनीर चचा का दूसरा बेटा था।
बड़ा भाई वारिस शहर में रहता था। जब वो हवेली आता तो फरियाल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस होता था, क्योंकि कभी कभार उसका हाल पूछ लेता, मगर आम तौर पर वो भी शहर ही रहता। ठीक हो, फरियाल ने मुख्तसर जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। आज मेरा भी तुम्हारे हाथ के पराठे खाने का दिल है, लेकिन ख़ास तौर पर मेरे कमरे में ला देना। ठीक है, वो बस इतना कहकर हटी, मगर दिल ही दिल में कोसने लगी। तुम्हारी खिदमत भी करूं और तुम्हारी गंदी हरकतें भी सहूं है। इसे पिछले माह का वाकया याद आ गया, जब वो चाय लेकर रफ़ीक के कमरे में गई थी। चाय लेते हुए इसने इसका हाथ पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे हैं रफ़ीक भाई? अरे हाथ ही तो पकड़ा है बेवकूफ़, कभी बताया तो करो तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। फरियाल घबरा कर हाथ छड़ा कर भाग आई थी। तब से वो इससे गुरेज ही करती थी। किचन में पहुंचकर फरियाल ने तेजी से काम शुरू किया। इसके दिल में एक खौफ सा जागता कि जैसे इसकी माँ भी सारी जिंदगी यूं ही दूसरों की खिदमत करते करते मर गई, कहीं इसका अंजाम भी वैसा ही ना हो। यही सोचकर उसके रूंगटे खड़े हो जाते। इसी दौरान शेरबानो, इसकी हम उम्र मुलाजमा और कहने को इसकी सहेली, भी आ गई। ये नाश्ता लेकर रफ़ीक को दे आना, फरियाल ने कहा। नहीं बीबी जी, इमुआहे ने मना किया है, शेरबानो धीरे से बोली। क्यों? वो कहती हैं उनकी नीयत ठीक नहीं। एक बार मैं गई थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती की थी और धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा।